बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसका पार्ट फर्स्ट जो है ना वो हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया है। आज हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। इसमें से तकरीबन हाफ चैप्टर पढ़ेंगे और पार्ट थर्ड में इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। स्टूडेंट्स, यहाँ तक यानी नेगेटिव फीडबैक जो सिस्टम था वो हमने पढ़ा था, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे सम कंडीशन विच अफेक्ट लेवल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कुछ ऐसे कंडीशन है जो कि हमारे साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड के लेवल को क्या कर देती है, उस पर इफेक्ट डालती है, उस पर असर डालती है, उसको इफेक्ट करती है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी लेवल है वो हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि प्राइमरी एड्रेनोकॉर्टिकल डिफिशिएंसी। ठीक, जो अगर हमारे साथ जो है ना वो हार्मोन मतलब एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन जो है ना उसकी बिल्कुल डिफिशिएंसी हो जाए तो ये हमारे साथ प्राइमरी कंडीशंस में आता है। और प्राइमरी कंडीशन में ऐसा होता है कि बिल्कुल ही एब्सेंस ऑफ एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स हो जाते हैं, मतलब वो एब्सेंट हो जाते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाते हैं। तो उस दौरान हम कहते हैं कि हमारे साथ क्या हो गया है, प्राइमरी कंडीशन हो गया है, जिसको हम एडिसन डिजीज़ भी कह सकते हैं। और एडिसन डिजीज़ में क्या होती है, यानी जो हमारे साथ जो एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स होते हैं ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, जो एडिसन डिजीज़ है, इसको एडिसन का नाम क्यों दिया है, ये हमारे साथ एक फिजिशियन था जिसका नाम था थॉमस एडिसन। तो उसने अपने नाम से ही इसका नाम रखा था एडिसन डिजीज़। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें इनफ कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बनते। ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं ना वो इनफ नहीं बनते। जब वो नहीं बनते तो इस दौरान जो है ना क्या हो जाती है, जो एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन है वो नहीं बनते, तो इस वजह से हमारे साथ एडिसन डिजीज़ जो है ना वो हो जाती है। ठीक है, और ये वो लेवल है, प्राइमरी लेवल वो लेवल है जिसमें हमारे साथ बिल्कुल एब्सेंस ऑफ हार्मोन्स हो जाती है। सेकेंडरी एड्रेनल कॉर्टिकल डिफिशिएंसी। सेकेंडरी एड्रेनल कॉर्टिकल डिफिशिएंसी में क्या होती है, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड की प्रॉब्लम हो जाती है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना इसकी प्रॉब्लम हो जाती है, ये खराब हो जाता है, या इसमें कोई और मसला आ जाती है। उसकी वजह से हमारे साथ जो हार्मोन होते हैं वो सही से सिक्रीट नहीं होती, उसकी सिक्रेशन जो है ना वो इनएडिक्वेट हो जाती है। तो उस वजह से हमारे साथ क्या होती है, जो हार्मोनल सिक्रीशन है वो इनएडिक्वेट हो जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम सेकेंडरी कंडीशन कहते हैं, सेकेंडरी एड्रेनोकॉर्टिकल डिफिशिएंसी कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें ये हार्मोन जो है ना ये ज़्यादातर या तो रिमूवल ऑफ ग्लैंड हो गई है, यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका एक पार्ट रिमूव किया है, तो इस वजह से हार्मोन जो है ना वो कम्प्लीटली सिक्रीट नहीं होते, या क्या किया है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का प्रोलॉन्ग्ड यूज़ किया है। ठीक है, तो उस प्रोलॉन्ग्ड यूज़ की वजह से हमारा जो ग्लैंड है वो खराब हो गया है, और उस वजह से अब हमारे साथ जो मतलब वो आदी हो गया है कि ऑलरेडी हमें मिल रहा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो अब मुझे नहीं बनाना पड़ेगा, वो आदी हो जाता है, वो अब जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है वो नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो उस दौरान जो है ना क्या हो जाती है, नॉन एंडोक्राइन डिसऑर्डर होती है। ठीक है, मतलब एंडोक्राइन डिसऑर्डर है ही नहीं, और उस दौरान आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड को ले रहे हो, प्रोलॉन्ग टाइम से, मतलब डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया है कि आप ले सकते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड को यूज़ करें। ठीक है, किसी अनदर प्रॉब्लम के लिए। तो उस दौरान जो है ना हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो क्या हो जाता है, उसकी जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है वो स्टिमुलेट नहीं होता। जब वो स्टिमुलेट नहीं होता तो वो हार्मोन की प्रोडक्शन ही स्टॉप कर देता है, हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं करता। जब वो हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं करता तो जब हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड को क्या कर दे, स्टॉप ही कर ले, तो उस दौरान भी फिर हमारा जो एड्रेनल ग्लैंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या नहीं करता, एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट नहीं करता, और उससे जो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स है वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो उस दौरान भी क्या होती है, जो हार्मोन की प्रोडक्शन है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी। और ये जो है ना ये ज़्यादातर एट्रोजेनिक होते हैं। एट्रोजेनिक का मतलब क्या है, यानी ये इंसान की वजह से काज होती है। डॉक्टर ने पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया था कि आप यूज़ कर सकते हैं प्रोलॉन्ग टाइम के लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, तो उस वजह से हमारे साथ
जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो ख़राब हो गया है, वो अब जो हार्मोन्स है उसको प्रोड्यूस नहीं करता। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं आइट्रोजेनिक, यानी किसी इंसान की वजह से ये डिजीज़ कास हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे साथ आते हैं टर्शरी एड्रिनोकॉर्टिकल डिफिशिएंसी। टर्शरी एड्रिनोकॉर्टिकल डिफिशिएंसी जो है ना ये किस वजह से होती है? टर्शरी एड्रिनोकॉर्टिकल डिफिशिएंसी जो है ना इसमें हमारे साथ जो हाइपोथैलेमस है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है, उसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड पर स्टिमुलेट नहीं होते, तो ना तो CRH बनते हैं, ठीक है, यानी जो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ना तो वो बनते हैं, ना ही हमारे साथ ACTH बनते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल के साथ पढ़ी है ये सारी, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। जब वो नहीं बनते तो एड्रेनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट नहीं होते, एड्रेनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट नहीं होते तो कॉर्टिसोल जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं होते। तो हमारे साथ ये कंडीशन भी अफेक्ट करती है कॉर्टिसोल की लेवल को, कॉर्टिकोस्टेरॉइड की लेवल को। ठीक है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल, या तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल हो रही है तो इस दौरान हमारे साथ कुशिंग सिंड्रोम हो जाती है। ठीक है, यानी कुशिंग सिंड्रोम में क्या होती है, ये जो कॉर्टिसोल लेवल है ये बहुत हाई हो जाता है, ठीक है, बहुत हाई पीक पे होता है, तो उस दौरान हम कहते हैं कि कुशिंग सिंड्रोम हो रहा है। ये आगे आ रहा है, भी डिस्कस करेंगे। एड्रेनल ग्लैंड ट्यूमर, या तो एड्रेनल ग्लैंड में ट्यूमर हो गया है तो उसमें ओवर सिक्रेशन ऑफ हार्मोन हो रही है, तो उस दौरान भी हमारे साथ जो कॉर्टिसोल लेवल है वो इफेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस थे जो कि हमारे साथ जो एड्रेनल ग्लैंड है, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है उसको क्या कर देती है, उसके हार्मोन लेवल को इफेक्ट कर सकती है। तो उसमें से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड कुशिंग सिंड्रोम जो कि हमारे साथ ओवर सिक्रेशन उसमें होती है, एंड एड्रेनल ग्लैंड ट्यूमर हो गया। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे साथ आते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेसर। स्ट्रेस यहाँ पे क्यों दिया है, तो हम स्टार्ट से पढ़ के आ रहे हैं कि हमारे साथ स्ट्रेस हो जाती है, बॉडी से रोमांस स्टार्ट हो जाती है, इस दौरान जो है ना फिर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्टिमुलेट हो जाती है, उससे CRH रिलीज हो जाती है, फिर जो हाइपोथैलेमस से CRH एंड पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH सिक्रेट हो जाती है, वो हमारे साथ जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है उसको स्टिमुलेट करता है और हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ कॉर्टिसोल। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या हो गया, ये स्ट्रेस जो है ना, स्ट्रेस को मैनेज करना, ये सारा फंक्शन किसका है, ये कॉर्टिसोल का है। तो इस वजह से यहाँ पे स्ट्रेस एंड स्ट्रेसर को दिया गया है। अब स्ट्रेस किसको कहते हैं, द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड। बॉडी में एक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जो कि कुछ डिमांड करती है बॉडी से, ठीक है, तो उस दौरान हम स्ट्रेस को कहते हैं। एंड स्ट्रेसर जो है ना ये हमारे साथ वो एजेंट है विच अटेम्प्ट टू अल्टर द इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है, जो कि हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करती है, चेंज, उसमें तब्दीली लाती है ताकि ये जो स्ट्रेस आया है इसके साथ अपने आप को एडजस्ट कर सके। ठीक है, ये जो एडजस्टमेंट का काम करती है ना, ये स्ट्रेसर का काम होता है, और ये जो नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होती है बॉडी से डिमांड करने वाली, तो उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे साथ फिजिकल इंजरी भी हो सकती है स्ट्रेसर। ठीक है, स्ट्रेस जो है ना वो फिजिकल इंजरी भी हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकती है, हाई और लो टेम्परेचर भी हो सकती है। जब टेम्परेचर लो हो या हाई हो तो उस दौरान भी बॉडी से डिमांड होती है हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करे ताकि वो जो टेम्परेचर है उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करे। ठीक है, एंड रेडिएशन थेरापी भी हो सकती है, ठीक है, जो कि हमारे साथ न्यूरोमस्कुलर फटीग वगैरह हो गए, इमोशनल स्ट्रेस वगैरह भी हो सकती है। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है ना ये जब आ जाए तो इसको हम स्ट्रेस कहते हैं और इसको फिर मैनेज करना पड़ता है अपने बॉडी के साथ। ठीक है, ये जो कॉर्टिसोल लेवल है ये इसके मुताबिक ही सीक्रेट होते हैं और इसको यूज़ करते हैं। अब नोट में क्या दिया गया है कि बॉडी यूजुअली टेंड टू अडॉप्ट विद सिचुएशन। हमारी बॉडी जो है ना वो क्या करती है, वो ट्राई करती है कि वो इस सिचुएशन के साथ अपने आप को अडॉप्ट कर ले, मतलब इसमें अडॉप्टेशन हो जाए, ठीक है, अपने आप को एडजस्ट कर ले। लेकिन क्या होता है, द नेगेटिव फीडबैक फेल इन स्ट्रेस एंड देयर इज कंटिन्यूअस सिक्रीशन ऑफ ACTH। लेकिन अगर ये काम जो है ना ये क्रोनिकली आ रहा है ज़्यादा टाइम से, 6 मंथ से 1 ईयर से ये काम जो है ना स्टार्ट है, फिजिकल इंजरी हो रही है, इन्फेक्शन वगैरह स्टार्ट है, ठीक है, बॉडी में, तो उस दौरान क्या होती है, उस दौरान हमारी बॉडी में नेगेटिव फीडबैक जो है ना वो फेल हो जाती है, क्योंकि कंटिन्यूअसली ACTH जो है ना वो सिक्रीट हो जाते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है ना वो खराब हो जाता है फिर, और उससे ओवर सिक्रीशन ऑफ ACTH हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फिर नेगेटिव फीडबैक नहीं होती। जब हमारी बॉडी ठीक भी हो जाती है तो उस दौरान बॉडी को ये मैसेज नहीं चलता कि आप स्टॉप कर लो कॉर्टिसोल लेवल को। ठीक है, तो फिर भी कॉर्टिसोल जो है ना वो रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज जो है ना वो खास हो सकती है।
अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे साथ आते हैं फिजियोलॉजिकल एक्शन। अब फिजियोलॉजिकल एक्शन में क्या एक्शन हो सकता है कॉर्टिसोल का? तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का हमारे साथ फिजियोलॉजिकल एक्शन ये हो सकती है कि एक तो ये हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। तो उसकी वजह से फिर ग्लूकोन्यूजेनेसिस जो है ना वो हो जाती है, ठीक है, यानी ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन टू अमीनो एसिड हो जाती है। तो ये हमारे साथ एनर्जी मिल जाती है इसकी वजह से, ठीक है। दूसरा हमारे साथ क्या होती है कि जो कॉर्टिसोल है ना वो इनहिबिट कर देती है ग्लूकोज के अपटेक को, ठीक है। टिश्यू से ग्लूकोज की अपटेक जो है ना वो क्या कर देती है, उसको इनहिबिट कौन कर देती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड कर देती है या कॉर्टिसोल कर देती है, ठीक है। एंड थर्ड इसका एक्शन ये है कि एंटी इंसुलिन सिक्रीशन, ये एंटी इंसुलिन की सिक्रीशन कर देती है, ठीक है। जो इंसुलिन के एंटी इंसुलिन्स होते हैं उसकी सिक्रीशन कर देती है, ठीक है। एंड इनहिबिट ग्लूकोजिनोलाइसिस, ठीक है। ये ग्लूकोजिनोलाइसिस नहीं है बल्कि ग्लूकोजिनेसिस है। ग्लूकोजिनेसिस का मतलब ये है कि ये ग्लाइकोजन को बनने ही नहीं देते, ठीक है। जबकि ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है ना इसका मतलब ये है कि ये ग्लाइकोजन को क्या कर देती है, उसकी ब्रेकडाउन करती है। लेकिन ऐसा नहीं है जो कि हम स्टार्ट से पढ़ के आ रहे हैं कि हमारे साथ जो कॉर्टिसोल होते हैं वो क्या कर देते हैं, वो ग्लाइकोजन की बनने ही नहीं देते, मतलब ग्लाइकोजन को बनने ही नहीं देते। और जब ग्लाइकोजन बने ही नहीं जाते हैं तो उसकी लाइसिस किस तरह से होती है, ठीक है। ये मतलब उसकी ब्रेकडाउन कर देती है लेकिन ग्लाइकोजन को बनने ही नहीं देती, ठीक है। इसकी बनावट यहाँ पे नहीं होती, ठीक है, इसको इनहिबिट कर देती है। अच्छा, फिर हमारे साथ आते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कर देती है, यानी प्रोटीन के जो तोड़फोड़ है उसको क्या कर देती है, उसको इंक्रीज कर देती है। कैटाबॉलिक नेचर, ठीक है, कैटाबॉलिक इन नेचर है यानी तोड़फोड़ का अमल कर देती है। एंड नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस जो है ना उसको क्या कर देती है, उसको नेगेटिव यानी डिक्रीज कर देती है। लिपिड मेटाबॉलिज्म कर देती है, लिपिड को ट्राइग्लाइसराइड में कन्वर्ट कर देती है। फिर ट्राइग्लाइसराइड जो है ना वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फैटी एसिड जो है ना वो फ्री फैटी एसिड में एंड ये लास्ट में एब्डोमेन में या एब्डोमिनल एरिया में डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से इसके सारे फंक्शन है ये आप लोगों ने याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे साथ फर्दर फंक्शंस में आ रहे हैं कि क्या कर रही है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शन कर रहा है, जो कि हमने डिस्कस किया है कि किसके ज़रिए से ये जो पिट्यूटरी हार्मोन्स हो गए या ये जो हमारे साथ फिर दूसरे हार्मोन थे जो कि मतलब जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होते थे, ठीक है, वो हार्मोन्स हो गए। तो ये हमारे साथ क्या कर देती है, ये हमारे साथ जो न्यूट्रोपेल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स है ना उसको रोक देते हैं, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन को रोक देते हैं, उसको उस जगह से जाने के लिए रोक देते हैं, उसको अंदर आने के लिए रोक देते हैं, ठीक है, उसकी सिक्रीशन को रोक देते हैं। और जब उसको रोक देते हो तो हमारे साथ जो इन्फ्लेमेशन है वो जल्दी से ठीक हो जाता है। अगर ये हमारे बॉडी में ज़्यादा हो गए जो न्यूट्रोपेल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स है तो फिर क्या होगी, फिर इन्फ्लेमेशन जो है ना वो जल्दी से ठीक नहीं होता, ठीक है। ये जो है ना ये इन्फ्लेमेशन को और भी बढ़ा रहे हैं। तो इस वजह से हम जो हमारा कॉर्टिसोल्स होते हैं या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, वो न्यूट्रोपेल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स को कंट्रोल कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे साथ जो इन्फ्लेमेशन है वो जल्दी से रुक जाती है या ठीक हो जाती है, हील हो जाती है, ठीक है। माइग्रेशन एक्टिविटी ऑफ पीएमएनएस पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। ये जो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइड्स है ना ये हमारे साथ एक्चुअली 3 सेगमेंट इसके डिवीजन जो है ना वो 3 सेगमेंट्स में होते हैं। इसकी 3 सेगमेंट में जब डिवीजन हो जाते हैं तो ये हमारे साथ 3 लूप्स बना देते हैं, ठीक है। और ये जब 3 लूप्स बना देते हैं तो उस लूप जो है ना वो इसी तरह से दिखाई देता है कि इसके 3 न्यूक्लियस होते हैं। तो इस वजह से इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या कर देती है, इसकी एक्टिविटी एंड माइग्रेशन जो है ना वो एंटी इन्फ्लेमेटरी काम कर देता है, ठीक है। तो इसके ज़रिए से हमारे साथ जो न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स है उसको कंट्रोल में कर देती है। जब उसको कंट्रोल कर देती है तो इसके ज़रिए से हमारे साथ जो इन्फ्लेमेशन है वो जल्दी से हील हो जाता है और ये सारा फंक्शन कॉर्टिकोस्टेरॉइड का होता है। एंटी एलर्जिक जिस तरह से हमने बात की थी कि इम्यून रिस्पॉन्स को क्या कर देती है, उसको स्लो कर देती है, जो कि हमारे साथ साइटोकाइन्स होते थे ना उसके ज़रिए से इम्यून रिस्पॉन्स जो है ना उसको स्लो कर देती है, ठीक है।
उसको रोक देती है, तो उसके ज़रिए से हमारे साथ इम्यून रिस्पांस जो है ना वो स्लो हो जाती है और एक्टिविटी उसकी स्टॉप हो जाती है। तो अगर हमारे साथ कोई हाइपर सेंसिटिविटी वगैरह हो गई है, चाहे वो डिलेड हो, चाहे एनी टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी हो, तो उस दौरान क्या कर देती है, उसको कंट्रोल कर देती है, इम्यून रिस्पांस को कंट्रोल कर देती है, उसको स्लो कर देती है। तो इस दौरान हमारे साथ जो एलर्जी है उसको भी स्टॉप कर देती है, और ये एक इम्यूनो सप्रेशन फंक्शन भी हो गया। ठीक है, वही बात है जो कि इम्यूनो सप्रेशन में भी हम वही डिस्कस करेंगे कि क्या कर देती है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस रखते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, तो जिसको भी एलर्जी वगैरह हो जाए ना, तो उस दौरान उसको स्टेरॉइड मेडिसिन देते हैं। वो क्यों देते हैं, क्योंकि उसको पता है चाहे वो चेस्ट एलर्जी हो, चाहे वो स्किन एलर्जी हो, जो भी एलर्जी हो, तो उस दौरान क्या देते हैं, उस दौरान जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है वो प्रोवाइड कर देते हैं, या स्टेरॉइड एनी टाइप ऑफ मेडिसिन जो है ना वो दे देते हैं, ताकि जो पेशेंट है उसका जो ऑटो इम्यून है वो ओवर एक्टिव हो गया है। ठीक है, इम्यून सिस्टम जो है ना वो ओवर एक्टिव हो गया है, तो उस दौरान उसको क्या करते हैं, उसको सप्रेशन रखते हैं, उसको सप्रेस करते हैं, ताकि इसकी जो एलर्जी है वो जल्दी से ठीक हो जाए। ठीक है, तो एज एंटी एलर्जिक भी ये प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, इसका थर्ड फंक्शन ये है कि सप्रेस द डीएनए डिपेंडिंग आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, वही बात है कि ये हमारे साथ क्या कर देती है, जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज हो गए, ठीक है, जितनी भी एलर्जीज वगैरह हो गए, चाहे वो क्या हो, टिश्यू ग्राफ्ट रिजेक्शन हो, ठीक है, उसमें हेल्प कर देती है। यानी अपने सिस्टम को अंदर से क्या कर देती है, उसको मैनेज रखती है। और किस तरह से मैनेज रखती है, जो साइटोकाइंस है उसको क्या कर देती है, उसको नहीं बनने देती है। जब वो नहीं बनेगी तो हमारे साथ जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है वो नहीं होगी, यानी जो रिजेक्शन ऑफ दी मतलब एनी टाइप ऑफ टिश्यू, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो लीवर हो, जो भी टाइप ऑफ टिश्यू हो, उसकी रिजेक्शन जो है ना उसको रोक देती है। ठीक है, उसकी मैनेजमेंट में हेल्प कर देती है। तो ये हमारे साथ सारा हेल्प हो गया किस चीज़ का, मतलब जो डोनेटर होता है ना उसका जो टिश्यू है उस पर रिसिपिएंट जो है ना वो उसके अगेंस्ट अटैक करता है, तो उसके अटैक को बचने के लिए हमारे साथ जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है वो यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड को इस दौरान भी यूज़ कर देते हैं। एक अनदर फंक्शन जो है ना वो आपने याद रखना है कि ज़्यादातर एंटी कैंसर ड्रग्स में भी ये यूज़ होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे साथ लिम्फोसाइट्स की ब्रेकडाउन कर देती है, तो एज अ एंटी कैंसर ड्रग भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, अब इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन की तरफ आते हैं। ये तो सारा हमारे साथ फंक्शन हो गया, लेकिन मतलब उसके जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन थे वो हमने पढ़े, लेकिन अब हम बात करते हैं सिर्फ एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन की। ठीक है, इसका जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है वो किस तरह से होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरापेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आर दियर पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यूनोसप्रेसेंट एक्टिविटी। बताया गया है कि क्या होता है, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरापेटिक प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये हमारे साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शन करता है, और दूसरा है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस रखता है। ठीक है, ये दो फंक्शन ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अबाउट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। These therapeutic effects of glucocorticoid are the result of a number of action। ठीक है, ये जो हमारे साथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं ना, इसका ये थेरापेटिक इफेक्ट जो है ना ये बहुत लार्ज नंबर में यूज होता है। ठीक है, इसका जो एक्शन होता है वो बहुत ही यूज होता है। ये ज़्यादातर हम इस दौरान प्रिस्क्राइब करते हैं, इस दौरान जो पेशेंट है उसको एडमिनिस्टर कर देते हैं। ठीक है, जब भी हमारे साथ कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी या कोई एलर्जी वगैरह हो गई हो तो उस दौरान हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को यूज़ कर देते हैं। द लूअरिंग ऑफ सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स क्या कर देते हैं, ये हमारे साथ सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स को, यानी जो सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स है उसको इनएक्टिव बना देती है। ठीक है, उसको कम कर देती है। और दूसरा ये कि ये हमारे साथ जो मेजर लिम्फोसाइट्स होते हैं ना उसकी फॉर्मेशन को रिड्यूस कर देती है। ठीक है, जब हमारे साथ लिम्फोसाइट्स नहीं बनेंगे और जो सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स है उसको भी कम करेंगे, तो ये हमारे साथ क्या करेगा, एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, या एज अ जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसकी क्या करेगा, उसको सप्रेस रखेगा इसी तरीके से। ठीक है, इन एडिशन दीज एजेंट इनहिबिट द एबिलिटी ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड मैक्रोपेजेस। ये जो मैक्रोपेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स होते हैं उसकी एबिलिटी को भी रोक देती है, उसकी एबिलिटी को भी क्या कर देती है, सप्रेस रखती है, उसको भी इनहिबिट कर देती है। तो इसके रिस्पांस में हमारे साथ क्या होते हैं, एंटीजेंस जो है ना वो इसके रिस्पांस में आ जाते हैं, और इस दौरान जो हमारा इन्फ्लेमेशन है वो हील हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आल्सो डिक्रीज द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ
प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स, ठीक है। और जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स है उसकी प्रोडक्शन को भी ये क्या कर देती है, उसको कम कर देती है। उसकी प्रोडक्शन को जब कम कर देती है तो ये हमारे साथ क्या कर देती है, जो इम्यून सिस्टम है वो अब ज़्यादा नहीं होगा, उसकी ओवर एक्टिविटी जो है ना वो नहीं होगा। और जब उसकी ओवर एक्टिविटी नहीं होती तो जो एलर्जी वगैरह है वो भी सप्रेस रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे साथ दो फंक्शन कर देते हैं, एक जो है ना एंटी इन्फ्लेमेटरी और दूसरा जो है ना इम्यूनो सप्रेशन एक्टिविटी। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्दर क्या कर देती है, दे इनहिबाइट फॉस्फोलाइपेज A2, ठीक है। जिस तरह से हमने बात की थी कि हमारे साथ जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उस पर एक एंजाइम एक्ट करती है जिसका नाम है फॉस्फोलाइपेज A2, ठीक है। ये जो फॉस्फोलाइपेज A2 है इसको इनहिबाइट कर देती है ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। जब इसको इनहिबाइट कर देती है तो हमारे साथ जो एकोडोनिक एसिड्स होते हैं वो रिलीज़ नहीं होती, उसकी रिलीज़ को ब्लॉक कर देती है। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि क्या होता है कि दे इनहिबाइट फॉस्फोलाइपेज which block the release of arachidonic acid, the precursor of the prostaglandin and leukotrienes, ठीक है। जो कि हमारे साथ प्रिकर्सर्स होते हैं ल्यूकोट्रीन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन के। तो अब जब हमारे साथ ल्यूकोट्रीन्स एंड जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो नहीं बनेगी तो हमारे साथ जो इन्फ्लेमेशन है वो जल्दी से हो जाएगी, ठीक है। फ्रॉम मेम्ब्रेन बाउंड फॉस्फोलिपिड्स द डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्रीन इज बिलीव्ड टू सेंट्रल टू एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। तो इसी तरह से हमारे साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन जो है ना वो परफॉर्म हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ल्यूकोट्रीन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना वो ब्लॉक हो गई है, क्योंकि हमारे साथ एराकिडोनिक एसिड जो है ना वो ब्लॉक हो गए हैं, जो कि हमारे साथ प्रिकर्सर था किसका, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्रीन का। तो जो जब वो भी ब्लॉक हो जाते हैं तो हमारे साथ जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड्स है उसकी बाउंडिंग नहीं होगी, जब वो बाढ़ नहीं बनाएगा तो अच्छा स्टूडेंट्स, फिर क्या होता है लास्टली लास्टली क्या होता है, ये एजेंट जो है ना, ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है ये हमारे साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जो है ना वो परफॉर्म कर देते हैं और ये स्टेबलाइज कर देते हैं मास्ट सेल एंड बेसोफिल मेम्ब्रेन्स को, जो कि हमारे साथ रिजल्ट लाती है हिस्टामिन की रिलीज की डिक्रीज कर देती है, ठीक है। हिस्टामिन जो है ना वो डिक्रीज अमाउंट में यानी थोड़े अमाउंट में रिलीज़ हो जाते हैं, जो कि हमारे साथ इन्फ्लेमेशन जो है ना वो जल्दी से उसकी वजह से फिर ठीक हो जाती है, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन का एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शन जो है ना जो हमारे साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स था वो इसी तरह से है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और इसको याद करना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे साथ आते हैं इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इसका क्या फंक्शन है, तो ये आप लोगों ने गौर से सुनना है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इसका इफेक्ट जो है ना वो पॉजिटिव इन्यूट्रोपिक है, ठीक है। एक होता है नेगेटिव इन्यूट्रोपिक और एक होता है पॉजिटिव इन्यूट्रोपिक। जब हमारे साथ जो हार्ट की एक्टिविटी होती है, जो कि हार्ट कंट्रैक्शन होती है, ठीक है, तो वो कंट्रैक्शन जो है ना वो उसकी नॉर्मल ड्यूरेशन 0.3 होती है, ठीक है। तो अगर उसकी ड्यूरेशन जो है ना 0.3 है तो या तो इसकी जो कंट्रैक्शन है उसको बढ़ा देता है यानी 0.5 तक ले चलता है, या इसकी कंट्रैक्शन जो है ना उसको कम कर देती है, ठीक है। तो जब कम कर देती है तो 0.1 तक 1 सेकंड में उसकी कंट्रैक्शन कर देती है और जब बढ़ा देती है तो 0.5 तक ले चलती है, ठीक है। ये जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, ये वैल्यूज़ नहीं होते, ठीक है। तो जब इसी तरह से हो जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इन्यूट्रोपिक। फिर एक होता है पॉजिटिव इन्यूट्रोपिक, एक होता है नेगेटिव इन्यूट्रोपिक। पॉजिटिव इन्यूट्रोपिक जब हमारे साथ हार्ट की कंट्रैक्शन जो है ना वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, यानी 0.5 सेकंड तक चला जाए तो उसको हम पॉजिटिव इन्यूट्रोपिक कहते हैं। तो अगर हमारे साथ हार्ट की कंट्रैक्शन जो है ना वो नॉर्मली 0.2 to 3 था तो उस दौरान अब जो पॉजिटिव इन्यूट्रोपिक आया है तो उस दौरान क्या होगी, इसकी कंट्रैक्शन जो है ना वो बढ़ जाएगी। तो जब बढ़ जाएगी तो ये कितने सेकंड्स में होगा, फिर 0.5 सेकंड में, 0.6 सेकंड में, इसी तरह से वो बढ़ जाती है, ठीक है। और नेगेटिव क्या होती है, नेगेटिव में हमारे साथ जो हार्ट कंट्रैक्शन है वो नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव इन्यूट्रोपिक रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ लिखा गया है कि जो ईसीजी हम कर देते हैं ना तो उसमें जो पीआर इंटरवल होते हैं, तो पीआर इंटरवल जो है ना वो इसकी वजह से शॉर्ट हर्न बन जाती है, ठीक है। ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जब हम एडमिनिस्टर करते हैं तो इसका इफेक्ट ये होता है कि ये जो ईसीजी होती है ना उसमें पीआर के इंटरवल जो होती है, पीआर लाइन जो होती है उसको क्या कर देती है, उसको कम कर देती है, ठीक है। जब उसको कम कर देती है तो इसकी वजह से हमारे साथ जो वैस्कुलर रिस्पॉन्स है वो क्या हो जाती है, वो सेंसिटिव हो जाती है और उसकी जो वैस्कुलर रिस्पॉन्स होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है। तो
उसकी सेंसिटिविटी जब ज़्यादा हो जाती है तो रिस्पांस देती है किसको, किसकी रिस्पांस की वजह से, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, जो कि हमारे साथ एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन होती है ना, उसके रिस्पांस में जो वेस्कुलर एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, उसकी सेंसिटिविटी जो है ना वो बढ़ जाती है, ठीक है। एंड ब्लड वॉल्यूम इज इंक्रीज, और जब वेस्कुलर रिस्पांस जो है ना वो बढ़ जाती है, उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है, तो इसकी वजह से फिर हमारे साथ जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि वेसल जो है ना वो ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, उसकी रिस्पांस जो है ना उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा हो गई है, तो इस वजह से जो ब्लड वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा। जब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो इंसान को स्टेरॉइड की वजह से क्या हो जाती है, हाइपरटेंशन काज हो सकती है, ठीक है। और हाइपरटेंशन की वजह यही है कि एल्डोस्टेरोन की इफेक्ट की वजह से, जो कि हमारे साथ सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन कर देता है, तो उस वजह से ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाती है। जब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाती है तो इस वजह से हमारे साथ हाइपरटेंशन काज हो जाती है, जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड का एक इफेक्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। नेक्स्ट हमारे साथ आते हैं इफेक्ट ऑन ब्लड। अब ब्लड पे क्या इफेक्ट होगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का या कॉर्टिसोल का, ठीक है। तो कॉर्टिसोल का जो ब्लड पे इफेक्ट होता है तो वो ये होता है कि ये हमारे साथ जो लिम्फेटिक टिश्यूज़ होते हैं ना उसको डिक्रीज कर देती है। जब इसको डिक्रीज कर देती है तो फिर हमारी सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो डिक्रीज होगी। जब वो डिक्रीज होगी तो लिम्फोलाइसिस नहीं होगी, ठीक है, यानी जो लिम्फोलाइसिस होती है, बैकग्राउंड ऑफ लाइम्स होते हैं तो वो डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। एंड दूसरा फंक्शन इसका ये है कि इंक्रीज इन न्यूट्रोफिल, प्लेटलेट्स एंड आरबीसीज। ब्लड में जो आरबीसीज, न्यूट्रोफिल्स एंड जो प्लेटलेट्स होते हैं जो कि ब्लड को क्लॉट करने से क्या कर देते हैं, मतलब प्लेटलेट्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड को क्या कर देती है, उसको थिक बना देती है, ठीक है, थिन करने से रोक देती है, उसको थिक बना। तो जब किसी को डेंगू हो जाए तो उस दौरान उसकी प्लेटलेट्स जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर क्या होती है, उसकी नोज से, उसकी एयर वगैरह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसकी जो ब्लड होती गई है वो बहुत थिन बन जाती है, ठीक है, बहुत पतली हो जाती है। तो इस वजह से उसकी ब्लीडिंग जो है ना वो हर जगह से स्टार्ट हो जाती है, हेमोरेज हो जाती है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स जो है ना वो भी इंक्रीज हो जाते हैं इस कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से, ठीक है। एंड न्यूट्रोफिल्स जो है ना वो भी इंक्रीज हो जाते हैं एंड आरबीसीज भी इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या कर देते हैं, जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ना वो एडमिनिस्टर कर देते हैं तो ये हमारे साथ क्या कर देते हैं, ये जो एंड्रोजीनियस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं ना, ये हमारे साथ एक्चुअली ये जो मेच्योरेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स है वो कर देती है, ठीक है। ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं इसको मिच्योर कर देते हैं। ये मिच्योर करना किसका काम है, ये हमारे साथ एंड्रोजीनियस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का काम है। तो इस वजह से फिर हमारे साथ न्यूट्रोफिल जो है ना वो भी बढ़ जाते हैं, प्लेटलेट्स भी बढ़ जाते हैं एंड आरबीसीज भी बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा गया है कि क्लॉटिंग टाइम, जो क्लॉटिंग टाइम है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी, वो शॉर्टन होगी, ठीक है। क्यों शॉर्टन होगी, क्योंकि फिर ब्लड जो है ना वो जल्दी से क्लॉट हो जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर जो लाइन है यहाँ पे जो इंक्रीज न्यूट्रोफिल प्लेटलेट्स, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ जो प्लेटलेट्स है वो क्या हो गया है, प्लेटलेट्स जो है ना वो इंक्रीज हो गए हैं। जब प्लेटलेट्स इंक्रीज हो जाती है तो ब्लड जो है ना वो जल्दी से क्लॉट हो जाएगी, ठीक है, वो ब्लड क्लॉटिंग की इफेक्ट जो है ना वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे लिखा गया है कि क्लॉटिंग टाइम जो है ना वो शॉर्ट होगी क्योंकि प्लेटलेट्स ज़्यादा हो गया है। प्रिज्यूमेबली ड्यू टू इंक्रीज, शायद प्रिज्यूमेबली का मतलब है शायद, ड्यू टू इंक्रीज इन प्लेटलेट काउंट, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ प्लेटलेट काउंट जो है ना वो इंक्रीज हो गया है, तो इस वजह से ब्लड जो है ना वो जल्दी से क्लॉट हो सकती है। अब ग्रोथ पे क्या इफेक्ट होगी, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें बहुत बैड इफेक्ट इसका होता है। क्यों, क्योंकि हमारे साथ ये जो बच्चों होते हैं जो कि न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उसमें क्या कर देती है, उसकी जो ग्रोथ है उसको रोक देती है, ठीक है। और किस तरह से रोक देती है, इसकी कुछ जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो जो है ना वो पे रिलीज़ नहीं होती। इसकी वजह से जब हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड को यूज़ कर देते हैं और इसका जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादातर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे होता है, उसको क्या कर देती है, उसको रिटार्डेशन में रखती है। जब उसको रिटार्ड कर देती है तो इसकी वजह से टीथ रिटार्डेशन भी हो जाती है, टीथ भी सही से डेवलप नहीं होती फिर छोटे बच्चों में, ठीक है। एंड दूसरा ये कि इसकी जो एपिपीजियल एक्टिविटी होती है ना, एपिपीजियल कार्टिलेज जो होती है, जो बोन जो है ना, बोन के एक सर में और दूसरे सर में क्या होती है, एपिपीजियल कार्टिलेज यानी जो एक्प्लॉइड सा प्रेजेंट होता है जो कि सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से जो बोन ग्रोथ है वो 21 एज तक हो जाती है, ठीक है, 21 एज में वो फिर स्टॉप हो जाती है। तो इस तरह से होता है ये जो एपिपीजियल कार्टिलेज
कार्टिलेज है ना, इसको क्या कर देते हैं, इसकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देती है, उसको ग्रोथ करने से रोक देते हैं। ठीक है, ये जब हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड को यूज़ कर देते हैं तो बच्चों में इसकी वजह से ग्रोथ पे रोक जाती है। ये जो एपिफिज या कार्टिलेज है इसको भी क्या कर देती है, इसको भी सख्त बना देती है और इसकी वजह से फिर जो बोन ग्रोथ है वो नहीं होती। तो फिर बच्चे जो है ना उसके छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पाँव वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, वो जो फिर बड़ा नहीं होता। सो ड्यू टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रोथ जो है ना वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब हमारे साथ लिखा गया है फार्माकोकाइनेटिक मेटाबॉलिज्म। अब फार्माकोकाइनेटिक एंड इसका मेटाबॉलिज्म किस तरह से होगा। ठीक है, तो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड 90% टू प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि 90% जो है ना ये हमारे साथ ये जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ही बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, एंड मोस्टली कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन, और ज़्यादातर जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन के साथ क्या कर देते हैं, बाइंडिंग बना देती है। ठीक है, इसके हाफ लाइफ की अगर बात करें तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अब याद रखना है कि इसके हाफ लाइफ जो है ना वो 90 से लेकर 110 मिनट तक होते हैं। ठीक है, एंड कंजुगेशन इन लीवर डिहाइड्रोकॉर्टिसोल टेट्राहाइड्रोकॉर्टिसोल एक्सक्रीशन विया यूरिन। ठीक है, बताया गया है कि क्या होती है ये जो हमारे साथ इसकी मेटाबॉलिज्म जो है ना वो कहाँ पे होती है, लीवर पे होती है। ठीक है, इसकी मेटाबॉलिज्म जो है ना कॉर्टिकोस्टेरॉइड की मेटाबॉलिज्म लीवर में हो जाती है, तो लीवर में इसकी कंजुगेशन हो जाती है। जब लीवर में इसकी कंजुगेशन हो जाती है तो ये हमारे साथ वाटर के साथ मिक्स होकर, वाटर के साथ जब ये मिक्स हो जाते हैं तो ये डाईहाइड्रोकॉर्टिसोल बना देती है। ठीक है, यानी वाटर के साथ मिक्स हो गए तो ये हमारे साथ डाईहाइड्रोकॉर्टिसोल अब बन गए। डाईहाइड्रोकॉर्टिसोल जो है ना इससे यूरिसोल बन जाती है। यूरिसोल जो है ना ये फिर क्या कर देती है, ये हमारे साथ टेट्राहाइड्रोकॉर्टिसोल में यानी यूरिसोल में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर इसकी सिक्रीशन जो है ना वो यूरिन के थ्रू हो जाती है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि कॉर्टिसोल जितने भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वो उसकी सिक्रीशन विया यूरिन होती है। सिंथेटिक स्टेरॉइड प्रेडनिसोन एंड प्रेडनिसोलोन। ठीक है, सिंथेटिक स्टेरॉइड में हमारे साथ कौन से मौजूद है, एक है प्रेडनिसोन जो कि हम मतलब बना देते हैं किस चीज़ से, किसी प्लांट वगैरह से। ठीक है, एनिमल्स वगैरह से जो हम बना देते हैं तो उसको हम सिंथेटिक स्टेरॉइड कहते हैं। उसमें हमारे साथ दो टाइप के सिंथेटिक स्टेरॉइड मौजूद है, एक है प्रेडनिसोन एंड दूसरा है प्रेडनिसोलोन। ठीक है, और मोर पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी, और इसको जो है ना हम मोर पोटेंट यानी मोर पोटेंट समझते हैं, मोर इम्पॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी के लिए, मतलब ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन इसका होता है। ठीक है, ये जो प्रेडनिसोन एंड प्रेडनिसोलोन है, ठीक है, इसका एक्शन जो है ना वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है। अब आते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। तो इसकी जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ना, कॉर्टिकोस्टेरॉइड की जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे साथ क्या होती है, इसके डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। टॉपिकल भी होती है, इनहेल्ड भी होती है, ओरल भी होती है एंड पेरेंटल भी होती है। ठीक है, तो अब बात करेंगे टॉपिकल की। टॉपिकल यानी मतलब स्किन पे लगाना। ठीक है, अपर द स्किन जो है ना वो हमारे साथ टॉपिकल होती है। तो टॉपिकल की अगर हम बात करें तो इसको हम टॉपिकली स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, आइज़ में यूज़ कर सकते हैं एंड म्यूकस मेम्ब्रेन पे ये हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो टॉपिकल यूज़ है वो कहाँ पे होती है, आइज़ में, स्किन में एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसकी इनहेलेशन की बात करें तो कुछ ऐसे स्टेरॉइड्स होते हैं जिसको हम इनहेल करते हैं। जो आप लोगों ने देखा होगा कि जिसको भी ब्रेडिकार्डिया हो यानी जिसको हम क्या कहते हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो। ठीक है, तो उस दौरान वो लोग क्या करते हैं, वो एक स्प्रे को यूज़ करते हैं। वो स्प्रे जो है ना वो हमारे साथ किस चीज़ से बना हुआ होता है, वो स्प्रे हमारे साथ बनी हुई होती है स्टेरॉइड से। ठीक है, और वो स्टेरॉइड जो है ना वो उस दौरान उसको जल्दी से वो जो मतलब स्टमक की नहीं, लंग्स की जो एलर्जी हो जाती है तो उस एलर्जी को जल्दी से ठीक कर देती है, उसकी सांस जो है ना वो दोबारा से ठीक हो जाती है। ठीक है, तो जो सांस की बीमारी होती है तो उसके लिए भी क्या कर देती है, एक टाइप ऑफ स्प्रे यूज़ होती है जो कि हम इनहेल करते हैं थ्रू माउथ, थ्रू नजल म्यूकोजा। ठीक है, और उसके ज़रिए से हमारे साथ जो लंग्स होते हैं वो दोबारा से ठीक हो जाती है, उसकी एलर्जी जो है ना वो कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाती है। फिर ये टेम्प्रेरी नहीं, ये परमानेंट नहीं ठीक होते बल्कि टेम्प्रेरी होता है। जब भी कोई एलर्जिक चीज़ से उसका कॉन्टैक्ट आ जाता है तो उसको दोबारा से वही चीज़ हो जाती है, तो उस दौरान इसके लिए उसके पास उस स्प्रे को रखना चाहिए। ठीक है, तो वो स्प्रे जो है ना वो किस चीज़ से बनी होती है, वो भी स्टेरॉइड से बनी होती है। ठीक है, जो कि हमारे साथ नज़ल म्यूकोसा को ट्रीट करती है, साइनोसिस को ट्रीट करती है एंड ब्रोंकाई एंड लंग्स को। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है। अब हम बात करते हैं ओरल फॉर्म में। ओरल फॉर्म में जो हमारे साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रेजेंट होते हैं तो उसमें प्रेडिसोलोन एंड प्रेडनिसोलोन।
प्रेडनिसोन एंड प्रेडनिसोलोन जो कि हमारे साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है और ये इन्फ्लेमेशन को रोक देती है, इन्फ्लेमेशन को ठीक कर देती है, इन्फ्लेमेशन को हील कर देती है। तो ये दोनों जो है ना ये हम ओरली दे सकते हैं, ठीक है, थ्रू माउथ जो है ना इसको हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेरेंटल फॉर्म में। तो पेरेंटल फॉर्म में हमारे साथ जो इसका फॉर्म ऑफ ड्रग अवेलेबल है तो वो हमारे साथ इंजेक्टेबल फॉर्म में होते हैं और जो कि हम इंट्रावेनसली यानी IV दे देते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड की थेरापीटिक यूज़ क्या है। जितने भी हमने इफेक्ट्स वगैरह की बात की, लेकिन अब हम बात करेंगे कि इसकी थेरापीटिक यानी ट्रीटेबल जो हमारे साथ जो इसकी ट्रीटमेंट है वो किस किस डिसऑर्डर को ट्रीट कर देती है। तो जितने भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है तो उसमें क्या यूज़ होती है, उसमें हमारे साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड को यूज़ होती है, क्योंकि एंडोक्राइन डिसऑर्डर ऐसे डिसऑर्डर है जिसमें हमारे साथ या तो जो हार्मोन है वो सिक्रेट नहीं होती, ठीक है, जो कि कॉर्टिसोल हार्मोन्स होते हैं जो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो जाते हैं, तो वो या तो सिक्रेट नहीं होती या वो जो है ना कम अमाउंट में सिक्रेट होती है, और या जो है ना उसका हमने ओवर यूज़ किया है तो इस वजह से उसका जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है वो डैमेज हो गया है और वो अब उसकी आदत नहीं रही कि वो क्या करे, वो हमारे साथ ये हार्मोन जो है ना तैयार करे। तो उस दौरान हम क्या कर देते हैं, उस दौरान हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड को एज अ ट्रीटेबल फॉर्म जो है ना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर में क्या आते हैं, एंडोक्राइन डिसऑर्डर में प्राइमरी हमारे साथ क्या आती है, वो डिसऑर्डर जिसमें हमारे साथ जो एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स होते हैं उसकी इनसफिशिएंसी हो जाए, यानी वो पूरे जो है ना वो तैयार नहीं होते, ठीक है। सेकेंडरी एड्रेनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी तब होती है जब हमारे साथ क्या होती है, जब हमारे साथ जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो खराब हो जाता है, उससे जो हार्मोन है वो सिक्रीट नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे साथ आते हैं पिट्यूटरी हार्मोन की प्रॉब्लम की वजह से जो हार्मोन पेयर होते हैं वो सही से प्रोड्यूस नहीं होते थे, इस दौरान जो है ना ये एक थेरापेटिक यूज़ हो गया। एंड तीसरा जो है ना ये हमारे साथ टर्शरी हार्मोन्स होते हैं, टर्शरी एड्रेनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी है, तो ये इसमें हमारे साथ क्या होती है, जो हाइपोथैलेमस है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाते हैं, हाइपोथैलेमस की हार्मोन जो है ना वो सही से सिक्रेट नहीं होती, तो फिर हमारे साथ जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्टिमुलेट नहीं होती, पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होती थी, एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट नहीं करते और इस वजह से फिर कॉर्टिसोल जो है ना वो सिक्रेट नहीं होती। तो इस वजह से हमारे साथ क्या होती है, इस दौरान भी हम कॉर्टिसोल को एडमिनिस्टर कर देते हैं, ये भी हमारे साथ एक थेरापेटिक यूज़ हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है ना वो कंजेनिटल डिसऑर्डर्स हो गए, यानी जेनेटिकली कोई डिसऑर्डर हो एड्रेनल कॉर्टेक्स का, तो इस वजह से हम फिर क्या कर देते हैं, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है ये भी, और इस दौरान भी हम थेरापेटिक यूज़ कर देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड की। नेक्स्ट हमारे साथ आते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गया है, यानी जिस तरह से हमने एलर्जी वगैरह की बात की, ठीक है, एंड एलर्जिक डिसऑर्डर्स हो गए, ठीक है, या कोई और ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गया, तो इस दौरान हम क्या कर देते हैं, इसको एडमिनिस्टर कर देते हैं। तो आइए इस साइड को पढ़ते हैं कि क्या लिखा है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ एंड एलर्जिक डिसऑर्डर, ठीक है। सिस्टमेटिक लूपस एरिथ्रोमेटस जो है ना ये हमारे साथ टाइप ऑफ एलर्जी हो गई, ठीक है, इसको हम ट्रीट कर देते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक जो है ना इसको हम एलर्जिक शॉक भी कह सकते हैं, ठीक है, एलर्जी की वजह से बंदा जो है ना वो शॉक में चला जाता है, तो इस दौरान भी हम क्या कर देते हैं, कॉर्टिसोल को यूज़ कर सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, अगर किसी ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, यानी ब्लड को क्या किया दूसरे पेशेंट में, रिसिपिएंट को क्या किया, उसने उस डोनर ने रिसिपिएंट को ब्लड दे दिया और रिसिपिएंट ने उसके अगेंस्ट जो है ना अपना क्या किया, रिएक्शन शो किया, तो उस दौरान हम कॉर्टिसोल को एडमिनिस्टर कर देते हैं। ये भी एक ट्रीटेबल पंप है, उसको मैनेजमेंट करने में हेल्प कर देती है, ठीक है। या हमारे साथ स्टीवन जॉनसन जो सिंड्रोम है, इसमें ऐसा होता है कि हमारे साथ एक सीरियस डिसऑर्डर होता है स्किन का। स्किन जो है ना वो पहले ठीक होता है लेकिन फिर रेडनेस आ जाती है स्किन पे और उसके बाद रैशेज आ जाते हैं, बड़े बड़े रैशेज बन जाते हैं, ठीक है, और रैशेज से फिर जो है ना बड़े बड़े दाने बन जाते हैं, तो उस दौरान हम कहते हैं कि ये हमारे साथ स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है। तो ये भी एक सीरियस टाइप ऑफ सिंड्रोम है जो कि एलर्जी की वजह से हो जाती है, तो इसको भी हम ट्रीट कर देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड के जरिए से, ठीक है। या है फीवर हो गया, है फीवर जो है ना इसमें क्या होती है, कोल्ड ड्रैक सिम्टम्स होती है, फीवर हो गया, जुकाम हो गया, ठीक है, नज़ला जुकाम वगैरह या आइज वगैरह, ये सब जो है ना ये हमारे साथ है फीवर्स में आता है, ठीक है, तो इसको हम ट्रीट कर देते हैं। तीसरा हमारे साथ आते हैं इंट्रान्यूरेटिक इडीमा। जब हमारी स्किन के अंडर टिश्यू की इडीमा हो जाए, टिश्यू की स्वेलिंग हो जाए, तो इसको हम कहते हैं इंट्रान्यूरेटिक इडीमा, ठीक है। एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्रेफ्ट रिएक्शन, ग्रेफ्ट रिएक्शन का मतलब ये है कि जब किसी को एक टिश्यू जो है हमारे साथ क्या है, वो किडनी हो गया, चाहे वो लीवर हो गया, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी जो है ना उसकी क्या कर देती है, उसकी ट्रांसफर कर
देते हैं, यानी जो रिसिपिएंट है वो क्या कर देती है, जो डोनर है वो उसको दे देती है, किसी पेशेंट को दे देती है अपना पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो वो दूसरा बंदा जो है ना वो उसको रिजेक्ट कर देती है। तो जब उसको रिजेक्ट कर देती है, उसको रिजेक्शन के मैनेजमेंट के लिए हमारे साथ जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है वो हेल्प कर देती है, ठीक है, ताकि ये रिजेक्ट ना कर दे और अपने आप को एडजस्ट कर दे इसके बॉडी में। डर्मेटोलॉजिकल का मतलब ये है, यानी स्किन की अब क्या क्या इसकी क्या हो सकती है, स्किन पे इसकी क्या क्या अब थेरेपेटिक इफेक्ट्स हो सकती है। तो हमारे साथ आती है प्रोराइटस वल्वा जो है ना, ये हमारे साथ एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें जो ओपनिंग ऑफ द विजाइना होती है ना उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है। तो उस इन्फेक्शन को हम कहते हैं प्रोराइटस वल्वा, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ दूसरा है सोरियासिस जो है ना, ये हमारे साथ स्किन की रेशेस होती है, ठीक है। और ये स्किन की रेशेस जो है ना ज़्यादातर नी, एल्बो एंड ट्रंक्स पे आ जाती है, ठीक है। तो इसको भी मैनेज करना जो है ना ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड का फंक्शन होता है। तीसरा हमारे साथ आते हैं सिबोरिक जो है ना, ये हमारे साथ क्या होती है, सिबोरिक का मतलब है सेबिशियस, ठीक है, एंड डर्मेटाइटिस का मतलब है इन्फेक्शन ऑफ द स्किन, ठीक है। तो जब हमारे साथ सेबिशियस ग्लैंड की स्किन पे इन्फेक्शन आ जाए तो उसको हम कहते हैं, उस इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं सेबिशियस ग्लैंड या सिबोरस इन्फ्लेमेशन या सिबोरस डर्मेटाइटिस, ठीक है। तो उस सिबोरिक डर्मेटाइटिस जो है ना ये ज़्यादातर स्काल्प पे होता है, यानी ये जो कुपड़ी होती है ना इस पे हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे साथ सेबिशियस टिश्यू से बने हुए होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ आते हैं ऑप्थेल्मिक डिसऑर्डर में एराइटिस हो सकती है, यानी जो एरस होती है उसकी क्या हो सकती है, आइरस जो है ना उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या हमारे साथ जो कॉर्निया है उसकी अल्सर बन सकती है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ को, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को, ठीक है, जो टॉपिकल होती है उस कॉर्टिकोस्टेरॉइड को। रेस्पिरेटरी डिजीज हो गए, जिस तरह से हमने बात की कि आस्थमा वगैरह, दमा वगैरह हो गए, तो उस दौरान हम क्या कर देते हैं, जो इनहेल कर देते हैं इस कॉर्टिकोस्टेरॉइड को, तो ये ठीक हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से न्यूप्लास्टिक डिजीज़ हो गए, तो जिस तरह से मैंने पिछले स्लाइड में बात की कि ये कैंसर की डिजीज़ को भी ट्रीट कर देती है, ठीक है, एंटी कैंसर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो न्यूप्लास्टिक यानी कैंसर की डिजीज़ को भी इसके ज़रिए से हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़, या हमारे साथ एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गए जैसे कि एंटी स्ट्रेस, एंटी टॉक्सिक इफेक्ट या एंडोटॉक्सिक शॉक वगैरह हो गए। तो इसके लिए भी हम क्या कर देते हैं, ये जो हमारे साथ एंडोटॉक्सिन वगैरह शॉक हो गए, इसकी वजह से जो शॉक आ जाती है तो उसको भी हम ट्रीट कर देते हैं कॉर्टिसोल या कॉर्टिकोस्टेरॉइड के ज़रिए से। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने कुशिंग सिंड्रोम की ऑलरेडी एक बार थोड़ी सी डिस्कशन की कि कुशिंग सिंड्रोम में क्या होती है, जो कॉर्टिसोल लेवल है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो अब हमारे साथ जो डायग्नोजिंग ऑफ कुशिंग सिंड्रोम है वो भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड के ज़रिए से ही होता है। तो किस तरह से, जब हमारे साथ कॉर्टिसोल लेवल यूरिन में, प्लाज्मा में एंड सलाइवा में इसके ज़रिए से हम टेस्ट कर देते हैं, ठीक है, कॉर्टिसोल लेवल का, उसमें रेज आ गया, ज़्यादा आ गया, या हमने जो हमारे साथ एक टेस्ट होता है डेक्सामेथासोन, ठीक है, उसका सप्रेशन होता है नॉर्मल इंसान में, लेकिन जिसको कुशन सिंड्रोम हो उसका जो डेक्सामेथासोन लेवल है वो राइज आता है, ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो अगर ये सारे लेवल जो है ना वो ज़्यादा आ गए तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट जो है ना वो हमारे साथ कुशन सिंड्रोम के साथ क्या हो गया है, डायग्नोस्ड हो गया है। द सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डेक्सामेथासोन सप्रेस कॉर्टिसोल रिलीज इन नॉर्मल इंडिविजुअल बट नॉट दूज विथ कुशन सिंड्रोम, ठीक है। जब हमारे साथ नॉर्मल इंसान होता है, जो नॉर्मल इंडिविजुअल होता है, तो उसमें क्या होता है, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डेक्सामेथासोन होता है वो लेवल उसमें सप्रेस रहता है, ठीक है। जो कॉर्टिसोल लेवल या जो डेक्सामेथासोन लेवल है वो क्या होता है, वो सप्रेस रहता है, लेकिन जो कुशन सिंड्रोम के साथ होता है तो उसमें ये लेवल ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो उस दौरान हम क्या कर देते हैं, हाई कॉर्टिसोल को ट्रीट कर देते हैं ताकि हमारे साथ जो कुशन सिंड्रोम है वो तुरंत ठीक हो जाए, ठीक है। इसी तरह से लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन ऑफ लंग्स मैच्योरेशन, ठीक है। जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो अब इसकी स्टार्ट से बात करते हैं, जो एयरली प्रेगनेंसी होती है ना, तो उस दौरान हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड को नहीं दे सकते, ये कंट्राइंडिकेटेड है। लेकिन जब लेटर लाइफ में हमारे साथ जो प्री मैच्योर बच्चे पैदा हो जाते हैं, ठीक है, तो उस दौरान क्या करते थे, डिलीवरी से पहले हमें पता चल जाता है कि ये बच्चा प्री मैच्योर है और इसको अब टाइम आ गया है, ये इसकी डिलीवरी हो रही है, ठीक है। तो उस दौरान हम क्या करते हैं,
उस दौरान हम डिलीवरी से पहले बच्चे को क्या देते हैं, बच्चे को 48 आवर पहले जो है ना हम ये जो ग्लूकोकॉर्टिसॉइड है उसको क्या कर देते हैं, उसको एडमिनिस्टर कर देते हैं, ठीक है। यानी जो हमारे साथ क्या हो गया, कॉर्टिसोल है उसको एडमिनिस्टर कर देते हैं, ठीक। अच्छा स्टूडेंट्स, बात करते हैं डक्टस एट्रोसिस की। डक्टस एट्रोसिस जो है ना ये हमारे साथ क्या होती है, ये हमारे साथ नॉर्मल होती है फीटल में, ठीक है। जो बच्चे होते हैं ना वो हमारे साथ उसमें ये नॉर्मल होती है, ठीक है। पीटस में क्या होती है, ये नॉर्मल होती है, इन्फेंट्स में नॉर्मल होती है। इसमें ऐसा होता है कि सर्कुलेशन जो है ना वो बेबी का एक नॉर्मल पार्ट होता है जो कि कनेक्शन बना लेती है। ये जो डीए होती है इसमें कनेक्शन बनी हुई होती है किस चीज़ के साथ, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है एंड अरोटा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बना हुआ होता है जिसके ज़रिए से हमारे साथ जो लंग्स होते हैं उसकी मतलब वो जो है ना वो ब्लड से दूर रहते हैं, ठीक है। वहाँ तक ब्लड नहीं चला जाता। तो ये इस वजह से नहीं चला जाता क्योंकि इसकी जो लंग्स है वो मिच्योर नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इसकी लंग्स को मिच्योर करने के लिए हम क्या देते हैं, कॉर्टिसोल देते हैं ताकि जो कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा है वो बंद हो जाए और ये ब्लड जो है ना अब लंग्स तक आना शुरू कर दे ताकि ये ऑक्सीजनेटेड बन जाए और फिर जो है ना पूरी बॉडी में फैल जाए, ठीक है। तो इस दौरान क्या कर देते हैं, कॉर्टिसोल दे देते हैं ताकि उसकी लंग्स जो है ना वो मिच्योर हो जाए और इसकी ब्लड सप्लाई जो है ना वो लंग्स तक शुरू हो जाए, ठीक है। तो जब लंग्स तक ब्लड सप्लाई नहीं हो रही होती तो ये जो बेबीज़ होते हैं उसमें ये कनेक्शन जो है ना नॉर्मल होता है और जिस बेबीज़ में ये कनेक्शन नहीं होता तो वो एबनॉर्मल बेबी होता है, ठीक है। और जब बच्चा पैदा हो जाए और तब भी ये कनेक्शन जो है ना बच्चे में प्रेजेंट हो तो तब भी ये एबनॉर्मल होता है। उस दौरान हम उस डिजीज़ को फिर कहते हैं पीडीए, ठीक है। उस डिजीज़ को फिर हम नाम देते हैं पीडीए। तो अगर हमारे साथ एक बच्चा है और वो प्री मेच्योर पैदा हो रहा है, ठीक है, तो उस दौरान हम क्या कर देते हैं, 48 आवर पहले जो है ना हम एडमिनिस्टर कर देते हैं कॉर्टिसोल को, क्योंकि कॉर्टिसोल जो है ना ये हमारे साथ लंग्स की मिच्योरेशन कर देती है पीटस में। जब पीटस में लंग्स की मिच्योरेशन हो जाए तो इसका जो कनेक्शन होती है बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा वो कनेक्शन जो है ना वो बंद हो जाती है। जब वो कनेक्शन बंद हो जाती है तो हमारे साथ जो ब्लड होती है वो फिर लंग्स तक चले जाते हैं, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं और फिर बॉडी में फैल जाती है, ठीक है। तो ये फिर जब बेबी पैदा हो जाए तो उस दौरान नॉर्मल होता है, ठीक है। ये लेटर 9th मंथ में ये खुद बहुत हो जाता है, लेकिन अब हमारे साथ बेबी जो है ना वो 7 मंथ का पैदा हो रहा है तो उस दौरान हम खुद कर देते हैं, ठीक है। तो प्री मेच्योर बेबीज़ में क्या कर देते हैं, कॉर्टिसोल को एडमिनिस्टर कर देते हैं। ये इसका एक थेरापेटिक यूज़ है। एक्सेलरेशन ऑफ लंग मिच्योरेशन, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है। जब हम बेबीज़ को यानी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उस दौरान अगर हम जो प्रेगनेंसी के दौरान जब हम इसको दे दें तो ये हमारे साथ कंट्राइंडिकेटेड है क्योंकि बच्चा जो है ना वो फिर रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस रह सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम प्री मेच्योर बेबी को ये दे दें तो वो हमारे साथ फिर जो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से उससे बच सकता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या कर देते हैं, कॉर्टिसोल को एडमिनिस्टर कर देते हैं। फीटल कॉर्टिसोल इज अ रेगुलेटर ऑफ लंग्स मिच्योरेशन, ये हमारे साथ लंग्स मिच्योरेशन कर देते हैं। कंसिक्वेंटली अरेगमेंट ऑफ बीटा मिथासोन और डिक्सामिथासोन एडमिनिस्टर intramuscularly to the mother within the 48 hours प्रोसीडिंग फ्री मेच्योर डिलीवरी, ठीक है। अगर एक मदर जो है ना वो प्रोसीडिंग में है फ्री मेच्योर बेबी का, ठीक है, तो उस दौरान हम 48 आवर पहले डिलीवरी से IM के ज़रिए से एडमिनिस्टर कर देते हैं डिक्सामेथासोन एंड बीटामेथासोन, जो कि हमारे साथ क्या है, कॉर्टिसोल्स है, ठीक है। उसको एडमिनिस्टर कर देते हैं और वो क्या हो जाती है, कैन एक्सेलरेट लंग मिच्योरेशन इन द पीटस, जो कि हमारे साथ लंग मिच्योरेशन कर देती है पीटस में। तो उस दौरान हमारे साथ जो पीटस होता है वो फिर फ्री रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर के साथ पैदा हो जाता है, ठीक है। यानी उसमें फिर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर नहीं रहता। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एंटी इन्फ्लेमेटरी यूजेस को पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को स्टॉप करेंगे, खत्म करेंगे। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।